छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। एसीएफ की तैयारी के अंतर्गत हमने केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में प्रारंभिक ज्ञान दिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब मंद और तीव्र अभिक्रिया और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखते हुए कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है वो हम आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे मंद एवं तीव्र अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिलेबस में मेंशन है ऐसी अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है। अब ज़्यादा समय का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो देख लीजिए कि या तो उस अभिक्रिया को होने में एक दिन का समय लगेगा, एक सप्ताह का समय लगेगा, एक महीने का समय लगेगा या उससे और अधिक समय लगेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया या धीमी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, सामान्य उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि भाई दूध से दही का बनना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ लोहे में जंग लगने की जो भी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, वह भी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगी। ठीक है, तो समय मैंने क्या बताया, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या उससे भी अधिक, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो मंद अभिक्रिया होगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। अगर हाइड्रोजन गैस को आयोडीन के साथ में अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यह जो उदाहरण है यह मंद अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके होने में समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मंद और तीव्र अभिक्रिया, मतलब जिसके होने में अगर कम समय लगेगा तो वो तीव्र होगी और जिसके होने में अधिक समय लगेगा वो मंद अभिक्रिया होगी। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें हमको क्या करना है, उदाहरण हमको पता होना चाहिए मंद और तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, उदाहरण मैंने बता दिया, सामान्य उदाहरण बता दिया। साथ ही साथ इसके संबंध में आपको यह याद रखना है कि जो भी सहसंयोजक यौगिक रहेंगे उनमें यह अभिक्रिया सामान्यता होती है। सामान्यतः हर एक केस में पॉसिबल नहीं होगा कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी रूल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे कि हमको पता है, स्कूल में भी हमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद होते हैं ना। तो किसी भी अगर रूल को मैं बताऊंगा तो वो होगा सामान्यतः, मतलब ज़्यादातर केसेस में फॉलो होगा। तो ध्यान रखें, ऐसे यौगिक जो सहसंयोजक रूप से बंधे हुए हैं, यह सहसंयोजक यौगिक मंद अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगला तीव्र अभिक्रिया के बारे में। तीव्र अभिक्रिया की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसे होने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अब कम समय का तात्पर्य, जैसे ही उन अभिकारकों को मिलाया तुरंत ही अभिक्रिया होकर क्या मिल जाएगा, हमको क्रियाफल मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत ही। अब तुरंत का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान रखिए, 1 सेकेंड का भी से भी कम समय लगने वाला है। मतलब 10⁻6 सेकेंड के आसपास में, मतलब सेकेंड से भी बहुत कम समय में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसे हम तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ सेकेंड या 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम, मुख्य रूप से आपको क्या रखना है, 10⁻6 सेकेंड, कितना कम है, सेकेंड से भी कम है। तो इतने समय में होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होगी। जैसे ही अभिकारकों को मिलाया आपस में, तुरंत ही वो रासायनिक अभिक्रिया करके क्या दे देंगे, क्रियाफल। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें किसके लिए, तीव्र अभिक्रिया के लिए, तो देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, तुरंत ही लगभग 10⁻6 सेकेंड में अभिक्रिया करके सिल्वर चला जाएगा क्लोरीन के साथ और सोडियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, सिल्वर क्लोराइड प्लस
सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, ये है, बहुत ही कम समय लगेगा, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया को, किस अभिक्रिया को, तीव्र अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आयनिक अभिक्रिया, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया सामान्य तौर पर अधिकतर आयनों के मध्य संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आयन है, यहाँ पर सिल्वर जो है धनायन है, ठीक है, नाइट्रेट ऋणायन है, सोडियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, आयनों के मध्य अभिक्रिया हो रही है, और आयनों के मध्य अभिक्रिया होने की वजह से इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्रियाफल प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो सिल्वर क्लोराइड का जो हमको मिलेगा क्रियाफल, वह सफ़ेद अवक्षेप के रूप में मिलेगा। सफ़ेद अवक्षेप के रूप में मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। मतलब जब यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो एक तली में पाउडर के फॉर्म में पदार्थ जमा हो जाएगा जो सिल्वर क्लोराइड का रहेगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, अवक्षेप, प्रेसिपिटेशन। पाउडर के रूप में जो नीचे तली में बैठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो इस कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया का भी उदाहरण मान सकते हैं, जो प्रश्न आपका 2017 में आया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेप देगी। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बनते हैं। तो सिंपल जो सिलेबस में उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऊष्माशोषी, ऊष्मक्षेपी, मंद तीव्र के अलावा भी अन्य प्रकार की अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा AgCl के रूप में। ठीक है, देख लीजिए, ये है मंद और तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, चलिए, ये हो गए उदाहरण के साथ हमने देख लिया, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये सिलेबस में है, उदाहरण जानना अति आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह भी सिलेबस में है, जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रश्न कैसे बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, ठीक है, मंद है या तीव्र है, कौन सी अभिक्रिया अवक्षेप देगी, मतलब प्रेसिपिटेट देगी, ठीक है, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार के प्रश्न खुले पात्र में हुए हैं, बंद पात्र में हुए हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मतलब आपको एक रासायनिक समीकरण पहचानना है, ठीक है, तो इसके लिए कोई रूल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाले उदाहरण आपको देखने होंगे, याद करना होगा, और आपने अगर वो उदाहरण, वो उस रासायनिक अभिक्रिया को देख रखा है तो वो प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उदाहरण को देखेंगे, और साथ ही साथ एक PDF बना के सभी रासायनिक समीकरणों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, फिलहाल हम समझते हैं, सारी अभिक्रिया को समझ के ही करना है, जो भी चीज़ करना है कॉन्सेप्ट डेवलप करके ही हमको एप्लीकेशन पार्ट पे आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था रासायनिक शास्त्र, रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ सिंपल उदाहरण, कुछ लिमिटेड उदाहरण पढ़ा और बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट को जानते हुए ही आपको एप्लीकेशन पार्ट यानी प्रश्न बनाने होंगे, हल करने होंगे। चलिए बात करते हैं अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। चलिए, इसके संबंध में हम पॉइंट नोट करते जाते हैं कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगी। सबसे पहली बात, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जो दोनों दिशा में संपन्न होती है। दोनों दिशा से तात्पर्य यह है, जब कोई भी दो पदार्थ या एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके क्या बनाते हैं, हमेशा
क्रियाफल बनाते हैं। फिर क्या होने वाला है कि जब अभिकारक से क्रियाफल बन गया, वापस एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि क्रियाफल फिर से अभिक्रिया में भाग लेके क्या बना लेगा, वही अभिकारक बना लेगा जो शुरू में था। बात समझ में आई? तो अभिकारक से क्रियाफल बना और तुरंत ही फिर क्रियाफल भी अभिक्रिया करके वही अभिकारक बना लिए जो शुरू में थे। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है। तो इसके सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है, यह अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार यूज किया जाता है। मतलब अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं, क्रियाफल, वापस क्रियाफल फिर से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, वही अभिकारक जो शुरू में था। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया चलती रहती है, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, कभी भी पूर्ण नहीं होगी अभिक्रिया। अभिकारक मिलके क्रियाफल बना लिए, क्रियाफल फिर से अभिक्रिया करके वापस उसी अवस्था में आ गए जो पहले था, सीधी बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और पॉइंट इससे निकल के क्या आ रहा है कि यह अभिक्रिया कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है, यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है, मंद गति से संपन्न होती है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होगी तो कुछ मंद अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो सकती है, सारी मंद अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी। एक और बात, सभी के सभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होगी, लेकिन सभी मंद अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कुछ मंद अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी हो सकती है। क्लियर है जो मैंने बताया? ये 3 पॉइंट होंगे। चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में, और वो ये है कि यह अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है साम्यावस्था। सबसे पहले जान लीजिए साम्यावस्था क्या होता है कि देखिए, जैसे अभिकारक मिलके रासायनिक अभिक्रिया के करके क्या बना रहे हैं, क्रियाफल, जिससे क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कमी आ रही है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं अभिक्रिया की वेग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, और फिर क्रियाफल जो है वापस अभिक्रिया करके क्या बनाने वाले हैं, अभिकारक। तो इधर डायरेक्शन से भी अभिक्रिया की वेग बढ़ती जाएगी। तो बीच में एक स्थिति ऐसी आती है जब आगे चलने वाली अभिक्रिया, मतलब अग्र अभिक्रिया की वेग, और पीछे वापस डायरेक्शन में चलने वाली अभिक्रिया, जिसे कहेंगे पश्च अभिक्रिया का वेग, समान हो जाता है। जब अग्र अभिक्रिया की वेग मतलब स्पीड और पश्च अभिक्रिया की स्पीड एक पॉइंट पे आकर जब समान हो जाए, उस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आगे चलने वाली अभिक्रिया, जिसमें क्रिया जो अभिकारक है क्रियाफल बना रहे हैं, और पीछे चलने वाली अभिक्रिया जिसको पश्च अभिक्रिया कहते हैं, उसमें क्रियाफल वापस अभिकारक बना रहे हैं, दोनों में जो वेग होगा एक स्थिति में आके समान हो जाएगा, उसे कहेंगे साम्यावस्था। तो साम्यावस्था से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि साम्यावस्था तभी स्थापित होगी जब वह अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होगी। यह एक साम्यावस्था से संबंधित हम तथ्य निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? फिलहाल साम्यावस्था क्या है, साम्यावस्था के बारे में पूरा डिटेल में और हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में याद रखनी है। साथ ही साथ एक और बात कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया समांगी या फिर विषमांगी दोनों हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। अब ये समांगी और विषमांगी क्या है तो ध्यान रखिए। देखिए, जैसे मान लो अभिकारक है वो ठोस अवस्था में है, समांगी की बात बता रहा हूँ, तो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जब क्रियाफल प्राप्त होगा, अगर वह भी ठोस अवस्था में प्राप्त हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, समांगी अभिक्रिया। मतलब
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के पश्चात मिलने वाला पदार्थ की जो अवस्था रहेगी वो समान रहेगी, समांगी। अगर अवस्था परिवर्तित हो जाए तो उस अभिक्रिया को विषमांगी। जैसे ठोस भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, लेकिन जो क्रियाफल मिला वो गैसीय अवस्था में प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह कैसे हो सकती है भाई? दोनों हो सकती है। और सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आपको परीक्षा में पूछा था 2017 में, और वो ये है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में ही संपन्न होगी। बंद पात्र में ही संपन्न होगी, ये ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया था इससे। तो इतने पॉइंट्स अगर आपको पता है और कुछ अभिक्रिया के उदाहरण आपने देख रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आपसे प्रश्न 100% बनने वाले हैं, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि परीक्षा में 2017 में जो आया था उसमें यह बस नहीं पूछा था कि उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, साथ में यह भी पूछा था कि खुले पात्र में हुई है या बंद पात्र में हुई है, यह भी पूछा हुआ था। तो इतनी बातें आपको जाननी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया से संबंध में। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है क्या? इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको ध्यान रखना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, और वो ये है कि जैसे देख लेते हैं हम लोग अमोनिया का बनना। अमोनिया का बनना मतलब क्या क्या होगा उसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और बन जाएगा NH3 अमोनिया। तो फिर क्या होगा? अमोनिया गैस वापस जो है वो यह दोनों गैस में विघटन हो जाता है। तो ये उदाहरण हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मान सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया संतुलित नहीं है। मैं अभिक्रिया का उदाहरण बताते हुए भी आपको समीकरण को कैसे संतुलन करना है, संतुलित करना है, यह भी बताऊंगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए अणुओं की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन की 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या है 2, लेकिन यहाँ क्या हुआ? एक नाइट्रोजन दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब जितनी संख्या अणुओं की लेफ्ट साइड में है उतने ही अणुओं की संख्या राइट साइड में भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले जो नंबर रहते हैं वो आखिरी वाले जो एलिमेंट अणु रहते हैं उसके साथ भी गुणा करके उनकी संख्या काउंट की जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर तो कितना दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है। तो 6 कैसे बना सकते हैं इसको? यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 3, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर भी बन गया। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को अगर विघटन करें तो किसमें किसमें प्राप्त हो जाएगा? अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम विघटन होगा तो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। यह भी उदाहरण जो है किसका है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और बात ध्यान रख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करेंगे, इसका तापीय विघटन हो रहा है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार मिलने वाला उत्पाद क्या होगा? एक होगा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और साथ ही साथ कितना क्लोरीन बचा? 2 क्लोरीन और बचा, मतलब क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यह भी किसका उदाहरण है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब PCl5 को गर्म किया तो PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में वो टूट गया। जब वापस से हम PCl3 और क्लोरीन को मिलाकर ठंडा करेंगे, जब ठंडा करेंगे तो वो वापस क्या मिल जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाएगा। तो देखिए ये सारी अभिक्रिया जो है दोनों दिशा में संपन्न हो रही है, मतलब कोई भी अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं? क्रियाफल, और वापस क्रियाफल मिलके क्या बना रहेंगे? वापस फिर से अभिकारक जो शुरू में था पदार्थ वही बन जाएगा। तो यह है किसका उदाहरण? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब हम बात करेंगे किसका, अगला जो पॉइंट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इररिवर्सिबल रिएक्शन। जितनी भी बातें हमने देखी है इसके संबंध में उसका उल्टा कर देना है, हमको क्या मिल जाएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मिल जाएगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इसके संबंध में वो क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ एक दिशा में संपन्न होती है, मतलब अभिकारक मिलके, मतलब ऐसे पदार्थ मिलके रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगर क्या बना लें, उत्पाद बना लें या क्रियाफल बना लें, तो वापस से क्रियाफल किसी भी तरीके से वापस अभिकारक नहीं बन सकता। यह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। मतलब यह अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होगी इस प्रकार। बाकी जितनी भी पॉइंट्स है उसका सारा ऑपोजिट होने वाला है उधर। जैसे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यह अभिक्रिया कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगी, तो इसमें क्या होगा, यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त करेगी मतलब पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। एक बार अभिकारक से क्रियाफल बन गया तो अभिक्रिया हो गई समाप्त, पूर्ण हो गई अभिक्रिया। इसमें तो हो ही नहीं रहा वैसा। बात समझ में आ रही है आपको। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि चूंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है, इसके संबंध में हम ये याद रख सकते हैं कि मंद गति से भी हो सकती, तीव्र गति से भी हो सकती, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया के सापेक्ष में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। ठीक है, तीव्र गति से संपन्न में होगी किसके कंपैरिजन में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कंपैरिजन में। लेकिन इसका अगर सामान्य तौर पे मैं उदाहरण बताऊं, किसका, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो दूध से दही का बनना। ठीक है, चूंकि दूध से दही एक बार बन गया तो वापस दही किसी भी तरीके से दूध तो नहीं बन सकता, तो किसका उदाहरण हो गया, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया सामान्य तौर पे बात करते हुए। ठीक है, हालांकि जो दूध से दही का बनना है उसका किसका उदाहरण बताया था मैंने, मंद अभिक्रिया का बताया था उदाहरण। तो जैसे कि मैंने कहा था यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि मंद अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही होगी, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, उत्क्रमणीय मंद जरूर होगी। ठीक है, तो दूध से दही का बनना चूंकि मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी उदाहरण है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट लिखा है क्या, साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है। तो यहां क्या होगा, साम्यावस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त नहीं करेंगी। ठीक है, और साम्यावस्था क्या है मैंने बता रखा है, दोनों दिशा में होनी चाहिए, ये तो एक ही दिशा में हो रही है, तो साम्यावस्था कैसे प्राप्त होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगला पॉइंट हमने देखा है समांगी या विषमांगी दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सामान्यतः ज्यादातर विषमांगी ही होगी, मतलब अभिकारक और क्रियाफल की अवस्था अलग अलग होगी। ठीक है, यह है विषमांगी सामान्यतः, सामान्य तौर पे। और जैसे कि इसमें लिखा है बंद पात्र में ही संपन्न होंगी कौन सी, उत्क्रमणीय, लेकिन अनुत्क्रमणीय जो है वो खुले या बंद पात्र किसी में भी हो सकती है, खुले या बंद पात्र किसी में भी, ऐसा इसके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सिर्फ खुले में होगी या बंद में होगी, किसी में भी हो सकती है, खुले या बंद में किसी में भी हो सकती है। तो यह है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण, मतलब डेफिनेशन, और यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का पूरक। चलिए अब हम देखने वाले हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन अगर करें तो हमको क्या मिलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या ध्यान देने की बात है कि जब हमने PCl5 का तापीय विघटन किया था तो वह उदाहरण था किसका, उत्क्रमणीय का, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जब तापीय विघटन किया तो वो किसका उदाहरण हो गया,
उत्क्रमणीयिका, मतलब किसी भी प्रकार से अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला लें, ठीक है, तो हम वापस से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। रीज़न भी सुन लीजिए, देखिए ये सॉलिड अवस्था में होगी, पाउडर के फॉर्म में होगी, मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, मुख्य रूप से CO2 की बात करें तो ये गैसीय अवस्था में है। तो गैस को किसी चीज़ में मिलाएं तो ठोस कैसे मिल सकता है, आप ये भी सोचिए, है ना। ऐसा तभी पॉसिबल है जब तो पूरा पूरा गैस रहे या पूरा पूरा सॉलिड रहे। बात समझ में आ रही है। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि मुख्य रूप से विषमांगी होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वापस जो है क्रियाफल मिलके अभिकारक नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस प्रकार के तापीय विघटन, मतलब CaCO3 का तापीय विघटन उदाहरण है किसका, अनुत्क्रमणीय, लेकिन PCl5 के तापीय विघटन उदाहरण है किसका, उत्क्रमणीय का। क्लियर है। और उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के और उदाहरण के तौर पे बात करें तो सोडियम और पानी की अभिक्रिया हम करा लेते हैं। सोडियम और पानी की अभिक्रिया हम करा लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। यहाँ पर 2 अणु है सोडियम के, 4 अणु है हाइड्रोजन का और 1 है ऑक्सीजन का। साथ ही साथ क्या मिल गया, 2NaOH। क्या मिल गया, 2NaOH। तो कैसे संतुलित कर सकते हैं, 2 सोडियम पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन बच गया है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया जो है संतुलित करने आना चाहिए, ठीक है। ये सब अणु को देख के अगर मैं सिर्फ इतना कर देता, Na + H2O, यहाँ से NaOH + H2, देखिए हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा। जब आप सोडियम और पानी की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त तो होगा ही, लेकिन इस स्थिति में क्या अभिक्रिया संतुलित है, देखिए आप खुद। सोडियम का 1, यहाँ पर सोडियम का 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है अणु जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, चलिए 1 हाइड्रोजन बच गया। 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ही हाइड्रोजन बच रहा है, लेकिन हमको चाहिए हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, माफ़ कीजिए 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु होते हैं, इस कारण हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, H2 लिखना पड़ा। और H2 अगर होगा तो फिर से ये बैलेंस नहीं है, तो इस प्रकार से इधर करना पड़ा 2 और ये 2। अब इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। ध्यान रखिए, आप परमाणुओं की संख्या परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन गैस बोला है तो उसमें आपको H2 ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ H लिख के काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें तो उसमें भी कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, O2 लिखते हैं हम, है ना। ऑक्सीजन गैस में सिर्फ O तो नहीं लिखते, यह ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन गैस के लिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है तो O2 लिखते हैं हम। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आपको संतुलन करना आना चाहिए, क्योंकि संतुलन में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है वही राइट साइड में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ये होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको काउंट करना है बस। तो ये मेंटालिटी हटा दीजिए, जो भी जिनको भी समीकरण जो संतुलन करने में डिफ़िकल्टी जाती है वह यह मेंटालिटी आप बिल्कुल हटा दीजिए, काफ़ी ईजिली संतुलित कर सकते हैं। आगे में भी और एग्जाम्पल बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से, देखिए आपको इसको संतुलित करना है। चलिए, जब हम मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, इतना तय है। जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा ही। क्या संतुलित है यह अभिक्रिया, देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं। कार्बन का 1 परमाणु, यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु दिख रहा है।
हो गई दिक्कत, मतलब यहां से समझ में आ गया कि बैलेंस नहीं है। 4 है 2 है, करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा। चलिए कर दीजिए। इसको 4 कैसे करेंगे, यहाँ 2 लगा के, तो 2 दूनी 4 ये हो गया, तो इधर का 4 उधर का 4 हो गया बराबर। लेकिन अब दिक्कत किसके साथ आ गई, दिक्कत किसके साथ आ गई, ऑक्सीजन के साथ दिक्कत आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिख रहे हैं, तो हो गया ना 2 पूरा। यहाँ पर का एक अतिरिक्त दिख रहा है, कितना, 2 परमाणु। तो मतलब राइट साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु अतिरिक्त हो रहे हैं, तो बैलेंस करना कहाँ पड़ेगा, इधर। इधर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2O2, मतलब ऑक्सीजन के कुल 4 परमाणु, 2 और 2 4 परमाणु ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार से यह समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समीकरण संतुलन करना भी आना चाहिए। तो ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है, पूरा कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ समझते हुए आपको चलना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इतनी ही अभिक्रिया करके काम नहीं चलने वाला है। आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे, एक टास्क के तौर पे ये दे रहा हूँ कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपको उदाहरण मिल सकते हैं रासायनिक समीकरण के, उसकी सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड करना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देने वाला हूँ। और नाम से अगर सर्च करें उस टेलीग्राम ग्रुप की, तो क्या नाम होगा, ऑफिशियल ग्रुप आजाद CGPSC एकेडमी के नाम से। तो इसमें आपको क्या करना है कि सूची बनानी है और उस रासायनिक अभिक्रिया की सूची को उस टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। ठीक है, देखिए इससे फ़ायदा आपका ही होने वाला है कि अगर आपके पास एक सूची तैयार हो जाए किसी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण की, तो जितने ज़्यादा अभिक्रिया आपको पता होंगी, प्रश्न बनने के जो चांसेस एग्जाम में वो उतने ज़्यादा होंगे। और जैसे कि मैंने सोर्स बनाया है, सोर्स के लिए एक अलग पूरा वीडियो बना रखा है मैंने, तो उसको देखिएगा, उन्हीं सोर्स से पढ़ते हुए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि आप गूगल की हेल्प ले लें, वहाँ से भी आपको सारे उदाहरण मिल जाएंगे दोनों अभिक्रिया के। एक कॉपी में बना के रख लीजिए, एग्ज़ाम टाइम के लिए आपका ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, जिससे प्रश्न आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो यह टास्क सबसे पहले आप कीजिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, लिखने का फ़ायदा क्या होता है अभिक्रिया को, अगर अभिक्रिया को आप लिख के नोट करके याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सकता ना, कितना ही अभिक्रिया पढ़ेंगे आप, समझ रहे बात को। तो ये आप काम कीजिए। एक कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर मैं लोगों के नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने भी लिस्ट बना के भेजे हैं किसी भी अगले वीडियो के अंतर्गत, और फिर उसके बाद मैं अपनी तरफ से एक लिस्ट को PDF के फॉर्म में देके उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये तो हो गए जो सिलेबस में मेंशन था। बचा हुआ और टॉपिक है जैसे उष्माशोषी उष्मक्षेपी, रासायनिक साम्य, अम्ल क्षार, उसे हम अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके अलावा अन्य प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। फिलहाल आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रकार की अभिक्रिया जिसे आपको जानना आवश्यक है, जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस जितना मेंशन है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं से प्रश्न उठा ले, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। सुनते जाइएगा, बस आपको एक नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करे तो वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं क्या बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया करवा दें तो मिल जाएगा CaOH ट्वाइस। 2 पदार्थ भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया में क्या, एक उत्पाद का, एक क्रियाफल का निर्माण कर रहे हैं, CaOH ट्वाइस। ये किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एकदम सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, जानना चाहिए आपको, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। इंग्लिश में क्या नाम होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जो है वो है वियोजन।
वियोजन या फिर इसका अन्य नाम है अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो विघटित होके, किसी भी प्रकार से विघटित होके एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ का निर्माण कर ले रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। नाम से क्लियर है, अपघटन हो रहा है किसी भी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, और फलस्वरूप क्या बन रहा है, एक या एक से अधिक अन्य पदार्थ जो रासायनिक गुण में बिल्कुल भिन्न होंगे पुराने पदार्थ से। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पे अगर क्या बात कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा था क्या, किसका, CaCO3 का तापीय विघटन। अच्छा, इसके अंतर्गत मैं आपको और टाइप क्लियर कर देता हूं। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होगा ऊष्मीय विघटन, ऊष्मीय विघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अब ऊष्मीय अपघटन का तो हमने दो उदाहरण देखा है, एक उत्क्रमणी में भी देखा है, एक अनुत्क्रमणी में भी देखा है। तो जिस किसी भी पदार्थ का ऊष्मा दे के विघटन हो जाए, ऊष्मीय विघटन का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे CaCO3 का उदाहरण हमने लिया था, इसको अगर ऊष्मा दे दें हम तो किसमें विभक्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये हो गया क्या, ऊष्मीय अपघटन किसी भी अभिक्रिया का। एक अपघटन होता है प्रकाश अपघटन, मतलब उसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के प्रकाश से ही उस पदार्थ का अपघटन हो जाता है। ठीक, जैसे बात करें सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो इसका प्रकाशीय अपघटन हो जाता है और अलग से आपको मिल जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। लेकिन अब देखिए, जब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन हो रहा है और सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि सिल्वर का एक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में क्लोरीन के 2 परमाणु होते ही हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ Cl नहीं लिख सकते। अगर क्लोरीन गैस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, Cl2 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही Cl था, एक ही क्लोरीन था, तो फिर कैसे करें, यहाँ पर करना पड़ेगा 2। ठीक है, और ध्यान रखें AgCl2 नहीं होता, हमेशा AgCl ही होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl ही होगा, AgCl2, 2 यहाँ नहीं लगा सकते, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से क्या हो गया, क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए और यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए। ठीक है, लेकिन अब क्या अनबैलेंस हो गया, सिल्वर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि सिल्वर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो इस 2 सिल्वर को यहाँ पर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सामने में 2 लगा देंगे, तो हो गया संतुलित। ठीक है, तो एक इसका उदाहरण हो गया प्रकाशीय अपघटन। एक और होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये सब अपघटन के अंतर्गत ही आ रहे हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आ रहे हैं। मतलब ऐसे कोई पदार्थ जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनका अपघटन हो जाता है। और सबसे बोलना चाहिए सामान्य उदाहरण के तौर पे बात करें तो जल का विद्युत अपघटन, मतलब जल में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो जल का अपघटन हो जाता है। और कौन कौन से मुख्य जो परमाणु होंगे किसमें विभक्त हो जाएंगे वो, क्योंकि जल जिससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सिंपल बात है। देखिए H2O का विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, मतलब विद्युत अपघटन कर दिया, किसमें किसमें हो जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा और एक तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब गैस है तो हाइड्रोजन गैस में भी 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 2 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है और यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2H2O, 2H2O। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, लेकिन यहाँ तो 2 ही दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। ठीक है, हो गया संतुलित। हाइड्रोजन गैस जो मिलेगा किस पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो उस जल में कैथोड और एनोड दोनों होगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्राप्त होगा। ये हो गया जल का विद्युत अपघटन।
ठीक है। इसके अलावा अन्य अभिक्रिया के तौर पे आपको ध्यान रखना है क्या, एक उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी जो हमने पहले ही देख रखा है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमने एग्जाम्पल देखा था किसका, सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया हमने कराया था सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो कौन किसको विस्थापित कर दिया था, सोडियम जो है सिल्वर को विस्थापित कर दिया था। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में आपको एक बात याद रखना है कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। जैसे AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सोडियम। तो सोडियम क्या किया था कि सिल्वर को रिप्लेस करके सोडियम नाइट्रेट बना लिया था NaNO3, और फिर बचा हुआ जो सिल्वर है वो किसके साथ जाके जुड़ गया था, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हमने देखी थी वो किसका उदाहरण था, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था, जो हमको ऑलरेडी पता है। विस्थापित कर देंगे तत्व जो एक दूसरे को, मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते, तो ऑब्वियसली जो हट चुका है वो दूसरे के साथ संयोजित हो जाएगा। ठीक है, एक और अभिक्रिया मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, देखिए प्रकाशीय अपघटन अलग है और प्रकाशीय अभिक्रिया अलग है। प्रकाशीय अभिक्रिया का उदाहरण मुख्य रूप से सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, ठीक है, जितने भी पादप जीव जगत है, पादप जगत जो है, वह सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये आपने देखा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस जल होना चाहिए, सूर्य की उपस्थिति में क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का निर्माण करने के साथ में क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस भी तो रिलीज होता है ह्यूमन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जल भी बनेगा अतिरिक्त। तो यह है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, लेकिन यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। सिर्फ कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, यह मैंने लिखा है। तो आपका कार्य यह है कि इस अभिक्रिया को आपको संतुलन करना है, संतुलित करना है और कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई करने हैं। ठीक है, यह एक टास्क क्लास के अंतर्गत मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अन्य टास्क भी है जिसको आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो देखें आप, अंत में इसका रिप्लाई आपको तुरंत करना है अभिक्रिया को संतुलित करके। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप कोशिश करें बिना देखे संतुलित करें। दो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति करके यह तो बनाएंगे ही, ऑक्सीजन और जल भी अतिरिक्त बनेगा। कितना कितना परमाणु की संख्या है लेफ्ट और राइट साइड, यह आपको काउंट करके बैलेंस कर लेनी है, सिंपल। तो चलिए फिर ये हो गई आज क्लास किसकी, हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया देख ली। अगले क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक साम्य, फिर अम्ल और क्षार की। इस प्रकार हम सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में देखते हुए सारे उदाहरण देखेंगे, और उसके अतिरिक्त भी जो भी अभिक्रिया लगेंगी कि मुझे PDF के तौर पे देनी है वह मैं दे दूंगा। साथ ही साथ आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी टास्क मैं दूंगा वो आप एक्टिव रूप से उसे करें, आपका ही फ़ायदा है। तो एक रेगुलर पढ़ाई मैं आपको कराने जा रहा हूँ केमिस्ट्री विषय की। रेगुलर रहिएगा, निरंतर रहिएगा, दोस्तों को बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।